नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद महायुति गठबंधन जीत तो दर्ज कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम चेहरे को लेकर लगभग 2 हफ्ते तक सियासी खींचतान देखी जाती है, जहां एकनाथ शिंदे और उनके समर्थित सभी विधायक और नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते तमाम योजनाएं कहीं ना कहीं लागू की गई, जिसके बलबूते महायुति को एक बड़ा बहुमत यहां पर मिलता हुआ नजर आया। और ऐसे में जनता के समर्थन से, जनता के वोटों से यहां पर महायुति गठबंधन की जीत हुई। और वो जीत इस वजह से हुई है क्योंकि एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जिसका लाभ लोगों को मिला और उसके बाद उसके बदले में जनता ने उनको समर्थन दिया। लेकिन सीएम चेहरे को लेकर लंबे समय तक चली सियासी खींचतान के बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और उसके बाद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आते हैं। 2 हफ्ते तक लगभग यहां तमाम बैठकें चलती हैं। तमाम बैठकों के बाद कोई भी निर्णय निकलकर नहीं सामने आता है। शपथ ग्रहण से लगभग 1 से 2 दिन पहले यहां बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आती है और उस बड़ी बैठक के बाद ये परिणाम निकलकर आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया। 132 विधायक भारतीय जनता पार्टी यहां पर लेकर आई है और 132 विधायक के साथ सबसे ज्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने पर मोहर लग जाती है। लेकिन उसके बाद एकनाथ शिंदे ये कहते हुए नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री बेशक फडणवीस बन जाएं, लेकिन हमें गृह मंत्रालय चाहिए और तमाम बड़े मंत्रालयों की मांग यहां शिंदे द्वारा की जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस दौरान स्थिति को भांपते हुए शिंदे की बात को नकारती नहीं है और उस पर मोहर लगाती हुई नजर आती है। लेकिन अब जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो चली थी कि 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार होगा, विभागों का बंटवारा होगा, मंत्री पद बांटे जाएंगे, लेकिन अब देखा जा रहा है उसको लेकर भी एक बड़ा पेच महाराष्ट्र की राजनीति में फंसता हुआ नजर आ रहा है। गृह मंत्रालय को लेकर जिस तरह से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सियासी खींचतान जारी है, तो अब शपथ ग्रहण समारोह की तारीख 15 दिसंबर कर दी जाती है। इस मुद्दे से जुड़े तमाम यहाँ सवाल हैं। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त न्यूज रूम में हम आ चुके हैं और अपने सहयोगियों से जानेंगे कि आखिर किस तरह से महाराष्ट्र के सियासी समीकरण आने वाले समय में बदलते हुए नजर आएंगे। सबसे पहला सवाल हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से लेना चाहेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर महायुति सरकार तो बना लेती है, लेकिन मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी पेच फंसता हुआ नजर आता है और शपथ ग्रहण समारोह को एक दिन टाल देना क्या वाकई ये दर्शाता है कि महायुति में अब भी पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए मनीष, बिल्कुल। और शिंदे के साथ में फडणवीस की मुलाकात होना, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं अब, और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपस का जो तालमेल है, आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत आला दर्जे की नहीं है, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। और यही वजह है कि कश्मकश भरी सरकार चलती हुई नजर आ रही है। आप देखिए, लगभग 1 महीने का वक्त हो गया है, जबकि हम अगर देखें कि जो परिणाम आए हुए सामने, क्योंकि 23 तारीख को परिणाम सामने आए थे और आज हम 14-15 में बात कर रहे हैं, तो ये आप मानकर चलिए कि महीने भर की कश्मकश के बाद भी मुख्यमंत्री का तो नाम तय हो जाता है और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेते, लेकिन अभी तक जो मंत्रिमंडल बनना चाहिए, जो शपथ ग्रहण होना चाहिए, उसके लगातार तारीखें आगे बदलती हुई नजर आती हैं। अब देखिए, 14 तारीख की बात थी, लेकिन अब 15 में कहा जा रहा है, 16 तारीख को सत्र की शुरुआत हो रही है महाराष्ट्र में। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो लगातार ये बता रही हैं कि जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो एक तालमेल होना चाहिए, वो तालमेल महायुति गठबंधन में नजर नहीं आता है। बीजेपी की अपनी अलग राह है, वो जो मुख्यमंत्री के साथ में गृह मंत्रालय भी चाहते हैं। अजीत पवार कुछ और कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। शिंदे जो है उनको कभी 10 मंत्रालय दिए जाने की बात आती है, कभी 12, कभी 15। तो ये तमाम जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, ये बता रही हैं कि महायुति के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कल भी खबर है कि फडणवीस और शिंदे की जो मुलाकात हुई है, उसमें भी कई चीज़ों को लेकर चर्चा हुई है। क्योंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मुख्यमंत्री शिंदे को नहीं बनाया गया था, तब ये मानकर चला जा रहा था कि चलिए मुख्यमंत्री वो नहीं बनते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम गृह मंत्रालय तो उनको मिलना चाहिए। और अब गृह मंत्रालय भी खबर है कि बीजेपी अपने पास रखना चाहती, तो बिल्कुल इससे तालमेल जो है वो खराब होता हुआ नजर आएगा। और साथ में
जो महाराष्ट्र की जनता है जिसने बड़ी उम्मीद के साथ में महायुति को अपना जन समर्थन दिया है, वो भी किसी उम्मीद में बैठी हुई कि भाई लगभग महीना भर हो गया, आखिर कब सरकार बनेगी, एक तरीके से सुचारू रूप से काम करेगी और पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, गठन होगा। तो ये तमाम ऐसे पहलू है, तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी भी जस के तस बने हुए हैं, क्योंकि अगर आज ये सब चीज़ें हो जाती तो शायद कल तक ये काम का प्रोसेस शुरू हो जाता, लेकिन अगर कल ये सब होता हुआ दिखाई पड़ेगा और आज भी ये संभावना नहीं है कि ये सब कुछ कह सकते हैं कि एक साथ जो तालमेल है वो बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अगर इस लेवल पे चीज़ें खराब हो रही हैं तो क्या वाकई में एक दिन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और चलिए अगर मंत्रालय को लेकर शिंदे गुट मान भी गया या अजीत पवार गुट मान भी गया तो क्या आने वाले दिनों में ये नाराज नहीं होंगे। तो यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के लिए सरकार को चलाना बहुत मुश्किल बनता जा रहा है। और साथ में जो सहयोगी दल है जिस तरह का दबाव बीजेपी के ऊपर बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 5 साल सरकार का चलना बेहद ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में 5 साल सरकार का चलना यहाँ मुश्किल लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जिस तरह से फिलहाल स्थिति चल रही है उससे कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या शपथ ग्रहण की तारीख आगे बढ़ानी पड़ेगी, क्या विधानसभा सत्र की जो शुरुआत की तारीख है उसको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं टालकर उसकी भी तारीख यहाँ पर आगे बढ़ाई जाएगी। अगला सवाल यहाँ पर नाजमीन से लेना चाहेंगे। नाजमीन, किस तरह से देखती हैं महाराष्ट्र के अंदर जो सियासी उथल पुथल मची हुई है, देवेंद्र फडणवीस लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गृह मंत्रालय वो अपने पास रखेंगे और वहीं एकनाथ शिंदे अभी भी गृह मंत्रालय की मांग पर अड़े हुए हैं। तो क्या लगता है, क्या गृह मंत्रालय की मांग की इस लड़ाई में वाकई यहाँ महायुति गठबंधन में एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी? क्या सरकार बनने से पहले ही देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी? क्या कहना चाहिए? देखिए, महाराष्ट्र में ये जो हम नाराजगियां देख रहे हैं महायुति गठबंधन में, तो ये नाराजगी ये दर्शाता है कि महायुति गठबंधन में हर दल अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहता है, मजबूत दिखाना चाहता है और बीजेपी पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर उनकी नहीं सुनी गई तो हम आपकी सरकार गिराने में भी कहीं ना कहीं बड़ा कदम उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर बेशक एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, उनके विधायक से लेकर देखा जाए तो खुद एकनाथ शिंदे नाराज होते हुए दिखाई दिए। कई बड़े ऐसे ऐलान एकनाथ शिंदे के जरिए किए गए, लेकिन आपसी सहमति से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन जाते हैं। लेकिन गृह मंत्रालय की बात करें, जैसे कि हम लगातार चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस अपने कार्यकाल में भी, एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में भी ये जो विभाग है वो अपने पास ही रखते हुए आए हैं और इस बार भी बीजेपी इस बड़े विभाग को अपने ही पास रखना चाहती है। सूत्रों के हवाले से फिर से ये चर्चा है कि बीजेपी ये विभाग नहीं छोड़ना चाहती है, गृह विभाग बीजेपी के पास ही रहेगा। लेकिन एकनाथ शिंदे की बात करें तो अब वो बीजेपी के सामने गृह मंत्रालय की मांग पर अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए, 57 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे दूसरे नंबर की पार्टी महाराष्ट्र में नजर आती है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की अगर हम बात करें तो बीजेपी पर हावी पड़ सकती है। और अजीत पवार भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं जब वो शरद पवार के जन्मदिन के अवसर पर उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंच जाते हैं और मुलाकात के जो बयान होते हैं वो ये कहते हैं कि मुलाकात पारिवारिक रूप से हुई है, शरद पवार को शुभकामनाएं देने के लिए हुई है। लेकिन ये मुलाकात पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार मुलाकात होती रही है। अजीत पवार ने चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान भी शरद पवार का सम्मान किया, यहाँ तक कि बीजेपी के खिलाफ उतरते हुए नजर आए जब उनके चेहरे के ऊपर यहाँ पर कमेंट किया गया था। तो ये दर्शाता है कि अजीत पवार भी बीजेपी पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसी सहमति अभी नहीं दिखाई दे रही है तो ये दर्शाता है कि हर दल मजबूरी के साथ जुड़ा हुआ है। आने वाले वक्त पर जहां भी उन्हें फायदा दिखेगा उस फायदे के तहत वो गठबंधन को तोड़ने के लिए फैसला भी कर सकते हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो चाहे वो अजीत पवार हो। इसलिए बीजेपी मजबूत महाराष्ट्र में है, लेकिन साथ ही साथ मजबूती के बावजूद भी वो कमजोर नजर आती है कि अगर दोनों दल अगर उनके हाथ से गए तो महाराष्ट्र में एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी सत्ता में वापसी ना कर ले, एक बार फिर से उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं एक बाजी मारते हुए नजर ना आए, क्योंकि अगर दोनों ही दल अलग हटते हैं तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी अगर उनकी बातों को नहीं मान रही है तो सबसे बड़ी गलती बीजेपी की नजर आती है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की बातों को नहीं मानती है, उस पर विचार नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती यहाँ पर करती हुई नजर आ सकती है। और ऐसे में जिस तरह से यहाँ महाराष्ट्र के अंदर राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है,
उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिंदे और अजीत पवार मिलकर कोई बड़ा खेल यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। आखिरी और सवाल यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे। दिनेश, किस तरह से देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय की मांग कर लेते हैं, अजीत पवार वित्त मंत्रालय की मांग कर लेते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है दोनों ही मंत्रालय कहीं ना कहीं अपने पास रखने की बात कहती हुई नजर आती है। और यहाँ पर अजीत पवार हाल ही में जिस तरह से शरद पवार के जन्मदिवस के मौके पर उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए, तो क्या लगता है क्या वाकई एकनाथ शिंदे की तरह अजीत पवार भी महायुति गठबंधन का साथ छोड़ने का मन बना चुके हैं? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि अजीत पवार महायुति गठबंधन का साथ छोड़ेंगे। हालांकि इस बात के संकेत अवश्य मिले हैं कि शरद पवार और अजीत पवार को एक साथ एक मंच पर फिर से आ जाना चाहिए, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि जो अजीत पवार हैं वो छठी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन एनसीपी जो है वो सत्ता से की दहलीज पर पहुंचने से यानी कि सीएम की कुर्सी से काफ़ी दूर दिखाई दे रही है। तो इसको लेकर के क्या प्रभावी कदम उठाए जाएँ। और लगातार शरद पवार के साथ अजीत पवार पिछले कार्यकाल के दौरान भी मुलाकात करते रहे हैं, ये कोई पहली मुलाकात नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से बारामती सीट से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने चुनाव लड़ा, सुप्रिया सुले वहां पर जो है उनको अपोज कर रही थी, उनके खिलाफ जो है चुनाव लड़ रही थी, तो उस आधार पर देखा जाए तो वहां पर अजीत पवार ने एक बयान दिया था कि राजनीति को साधने के लिए परिवार के खिलाफ नहीं खड़ा होना होता है और आगे आने वाले भविष्य में इस तरीके की गलती वो नहीं करेंगे। यानी कि सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई नजर आई, वो कहीं ना कहीं शरद पवार के लिए या पूरे परिवार के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बैकफुट पर धकेलने वाला कदम था। तो इसको लेकर के अजीत पवार प्रायश्चित करते हुए नजर आए। लेकिन देखने दिलचस्प होगा कि वित्त मंत्रालय की मांग जो कि प्रमुखता के साथ अजीत पवार गुट की तरफ से उठाई गई है, उस पर बीजेपी क्या सहमति जताती हुई नजर आती है, क्योंकि संख्या बल का आधार देखा जाए तो कुछ खास परिवर्तन नहीं आया है और अजीत पवार गुट ने 57 विधानसभा सीटों पर ही महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लड़ा है। तो उस आधार पर देखा जाए तो उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है 2019 के मुकाबले, क्योंकि 2019 में संयुक्त यहाँ पर एनसीपी थी और शरद पवार उस वक्त जो है रणनीतिकार में यहाँ पर प्रमुख रणनीतिकार थे और उसी आधार पर उन्होंने चुनाव की रूपरेखा को तैयार किया था। तो महायुति गठबंधन की सरकार चलाना देवेंद्र फडणवीस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में महायुति की सरकार क्या वाकई सुचारू रूप से चलती हुई नजर आएगी, या फिर कहीं ना कहीं जिस तरह से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की बगावत यहां पर देखने को मिल रही है, उससे महायुति गठबंधन में बड़ी फूट महाराष्ट्र के अंदर पड़ती हुई नजर आएगी और उसके तहत क्या एमवीए यहां सरकार बनाने की कवायद शुरू करेगी या फिर नहीं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।